शाखा अध्यक्ष भीम सिंह जी गांव साहब पधारे विशिष्ट अतिथि पद को ग्रहण करने में अनुरोध करें। आदरणीय भीम सिंह जी गांव साहब मां सरस्वती मां की पूजा अर्चन और इस स्थान में देवता को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं हमें निरंतर इस देश और समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ने हेतु शक्ति ऊर्जा जोरदार रमेश चंद्र जी पुष्करणा साहब का इस उपशाखा वल्लभ नगर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हमारा सौभाग्य है कि आपका सानिध्य हमें इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में मिला। जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे युवा अध्यक्ष जी अभी पूरे जिले को मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्रीमान श्रीमान राजेंद्र सिंह जी शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रांतीय सदस्य का स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं मैं। जगदीश जी जाट एक बार मंच पर विराजित सभी विशिष्ट अतिथि श्रीमान सुधीर जी जिला उपाध्यक्ष, यशवंत जी आपकी मदद करो। रोडीलाल जी प्रजापत साहब पधारे। सभी पधारे हुए शिक्षक साथियों का तिलक द्वारा स्वागत करने के लिए आग्रह करता हूं। कमलेश जी उपशाखा मंत्री महोदय सभी का तिलक द्वारा स्वागत करें। साहब का स्वागत करें। श्रीमान छगन जी जाट साहब इस उपशाखा वल्लभ नगर के वरिष्ठ कार्यकर्ता और सम्मानित शिक्षकगण साहब से निवेदन है कि हमारे इस मंच पर श्रीमान छगन जी जाट साहब
आपका भी स्वागत तिलक और उपरणी द्वारा। मदन जी हो गया। सभी मंचों अतिथि के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत करें। एक बार जोरदार करकर ध्वनि करें। धन्यवाद। Disconnected. अध्यक्ष महोदय से मैंने आग्रह किया था आप मंच पर पधारें। उपरणी द्वारा आपका स्वागत तिलक ये बेटा मदन जी का बेटे मदन जी का भी हाँ। सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उपशाखा माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए साथ में माँ काली के चरणों में वंदन करते हुए बाहर से पधारे हुए मेरे अग्रज एवं अनुज आप सभी का हृदय से अध्यक्ष उपशाखा वल्लभनगर की ओर से तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में मंच पर विराजित प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कृष्णा जी, भाया साहब, जाला साहब एवं सम्मानित मंच आप सभी का वल्लभनगर इकाई की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार। धन्यवाद। वल्लभनगर उपशाखा ने एक हिम्मत की है कि उपशाखा का सम्मेलन हो रहा है, तो सभी उपशाखाओं के लिए एक प्रकार से प्रेरणा है कि हमें उपशाखा स्तर पर भी इस प्रकार के सम्मेलन रखने चाहिए। इससे संगठन की सक्रियता भी बढ़ती है और हमारा जो कार्य है हर एक शिक्षक तक पहुंचता है। तो बधाई उपशाखा वल्लभनगर को, आपने हिम्मत जुटाई है और दूसरों को भी प्रेरणा, क्योंकि आप सभी को मालूम ही है कि अभी किस प्रकार की परिस्थितियां चल रही है। राष्ट्रीय विचारों के विरोधी लोग ऐसा लगता है दिनों दिन हावी होते जा रहे हैं, लेकिन यह युद्ध धर्म और अधर्म का है और धर्म की हमेशा विजय होती आई है। इसलिए हमें मन में कभी कोई कमजोरी नहीं लानी चाहिए कि इस प्रकार की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं या दुष्ट शक्तियां हैं हमसे कभी जीत पाएगी। ऐसा कभी कभार लगता है कि वो थोड़े आगे निकलते नजर आ रहे हैं, लेकिन अंतिम विजय तो सत्य की ही होती है और हमारे जो राष्ट्रीय विचार हैं वो सत्य के साथ हैं हमेशा। कई प्रकार की परिस्थितियां आती है, कार्यकर्ता उन परिस्थितियों को झेलता है और विषम परिस्थितियां आती तो कार्यकर्ता और मजबूत होता है, इसमें कमजोरी नहीं आती। वैचारिक रूप से कहीं कोई कमजोरी आने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हमारे मार्गदर्शन इस प्रकार के हैं। क्योंकि संगठन में जिस प्रकार का नेतृत्व होता है उसी प्रकार का नीचे भी निर्माण होता है। और शिक्षक समाज का दर्पण है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है और शिक्षक को कभी भी गलत चीजों के आगे नहीं झुकना चाहिए। वैसे तो सच्चा शिक्षक होता वो झुकता भी नहीं है, समाज को मार्गदर्शन देता है। हम विद्यार्थियों को तब तक ही मार्गदर्शन देने का कारण एकमात्र यही है, भारत माता की जय बोलने वालों की संख्या जहां कम हो गई वह देश का टुकड़ा अलग हो गया
और छोटा हो गया। तो ऐसे कारण हमें ध्यान में है और उस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं। अराष्ट्रीय विचार जो समाज को तोड़ने वाले हैं, कई रूपों में हमारे बीच आते हैं। कभी भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, इस प्रकार के अनेक सावधान रहना पड़ेगा। आवश्यक नहीं किसी विशिष्ट प्रकार की जाति में ही कोई अराष्ट्रीय लोग ज्यादा हो गए हो, ऐसा नहीं है। हमारे हर प्रकार की जाति समाज में ऐसे तत्व उपस्थित हैं, चाहे वो ऊंची जाति ले लो, चाहे कोई सी भी जाति ले लो। ऐसे जो विध्वंसकारी जो तत्व हैं, उनके प्रति हमें हमेशा सावधान रहना पड़ेगा और समाज जीवन को, हमारे संपर्क में आने वाले विद्यार्थियों को उन सब चीजों से बचाना पड़ेगा। आजकल जमाना नैरेटिव का है। किस किस प्रकार के नैरेटिव घड़े जाते हैं, कैसे समाज में स्थापित किए जाते हैं, उनकी ओर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक कई वर्षों से एक नैरेटिव बनाया गया, देश आजाद हुआ तब से ही अकबर महान। तो अकबर महान तो इस महाराणा प्रताप की धरती पर हम बैठे हैं, तो फिर महाराणा प्रताप को क्या मानेंगे? दो व्यक्ति एक साथ तो एक दूसरे के शत्रु होते हैं तो महान हो नहीं सकते। तो उस नैरेटिव को निकालना पड़ेगा। अकबर हमारे लिए महान नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, जो राष्ट्रद्रोही शक्तियां उनके लिए तो वो सदैव महान रहेगा, लेकिन हमारे लिए तो सदैव महाराणा प्रताप ही महान रहेंगे। इसी प्रकार कुछ ऐसे और समाज के अंदर नैरेटिव स्थापित किए गए और उनके प्रति भी बहुत गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। एक मैंने भी पिछले दिनों काफी अध्ययन किया, सुना, कन्नौज का एक ऐसा महापुरुष हुआ जिसके नाम से गद्दारों की तुलना की जाती, जयचंद। हम उनके वंशज हैं, तो कई लोग ये भी कहता है कि आप लोग तो जयचंद के वंशज हो, तो आप ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे ऐसे जो विमर्श बनाए जा रहे हैं, और एक आपने देखा होगा कि कहीं पर भी कोई सवर्ण और दलित का कहीं मामला आता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तथा कथित कोई सेनाएं बना रखी है। वो विधर्मी यदि दलित समाज के बालिका के साथ, जैसे दिल्ली में एक कांड हुआ, साक्षी नाम की, कि आपने एक शानदार, जानदार और भव्य कार्यक्रम को आहूत किया। साथियों, संगठन हमारी सनातन जीवन पद्धति है। मैं सनातन शब्द क्यों बोल रहा हूं? आज सनातन को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही है, कोई इसको कोड़ बता रहा है, कोई मलेरिया बता रहा है, कोई डेंगू बता रहा है। साथियों, भारतीय संस्कृति जिसका अपना गौरव है, जिसका अपना वजूद है, जिसको कोई नहीं मिटा सका, हजारों वर्षों का जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास को यदि हम खंगालें तो हमें ये बात तो निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए, सनातन है, सनातन थे, सनातन रहेगा। इसको कोई नहीं मिटा सकता। कोई दुनिया की ताकत, मुगल आए, उसने छत्रपति शिवाजी जैसा लाल पैदा किया। क्या कारण थे शिवाजी की पैदाइश का, क्या कारण रहा, उसको भी हम समझे। महाराणा प्रताप क्यों कर इस धरती पर अवतरित हुए? धरती पर अवतरित हुए, लेकिन उनका जो पराक्रम सामने आया वो क्यों कर आया? क्योंकि मुगलों ने अपनी ताकत के बूते पर, क्योंकि वो आसुरी वृत्तियां हैं। आप देवासुर संग्राम को भी देख लें, जो आसुरी शक्तियां थी उन्होंने समय समय पर से उठाया और उनको कुचला दिया। साथियों,
आज हिमाकत हो रही है। मैं थोड़ा अलग विषय पर चला गया हूं। आज हिमाकत हो रही है रामचरितमानस पर अपनी मनमानी व्याख्या करने की। क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं। मन रोता है अंदर से कभी कभी, लेकिन मन को मजबूत करना पड़ता है। नहीं, हमें संघर्ष करना है। संघर्ष भारत माता की नियति है। हमने एक सागर की तरह, ये भारत की संस्कृति है। सागर में लहरों के थपेड़े पड़ते हैं, फिर उनको अपने में विलीन हो जाना पड़ता है, लेकिन उस तट का कुछ नहीं बिगड़ता। हमारी भारत की संस्कृति साथियों, एक बहुत प्यारा सा शब्द है कि वो सागर वर गंभीरा है। भारतीय संस्कृति सागर वर गंभीरा है। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आज संक्रमण काल है साथियों। आज शिक्षकों की अहम जिम्मेदारी है इन चुनौतियों से, इन समस्याओं से, इन विद्रूपताओं से लड़ने का, मुकाबला करने का हौसला यदि किसी में है तो शिक्षक संगठन में है। मेरे शिक्षक में संचित पुण्य कर्मों की बदौलत मानव जीवन मिला और मणिकांचन योग बन पड़ा साथियों कि हम शिक्षक हो गए। और फिर ऊपर की बात, हम बड़भागी हैं कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जैसे वृहद संगठन के हम सदस्य हैं, उस परिवार के हम सदस्य हैं। संगठन को जीना हमें आना चाहिए। पालाथल के प्रिंसिपल महोदय पधारे हैं। चेतना जी करमिलापान करें। श्रीमान पुष्पेंद्र जी। एक बार जोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा वल्लभनगर के इस वार्षिक सम्मान समारोह में आज के इस कार्यक्रम का जो मुख्य अतिथि है हमारे, हम सबके मार्गदर्शन, प्रदेश को नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रदेशाध्यक्ष जी आदरणीय रमेश जी पुष्करना साहब, साथ ही मंच पर विराजित प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय अभय सिंह जी राठौड़ साहब, लंबे समय से संगठन को मार्गदर्शन दे रहे, हम सबको मार्गदर्शन दे रहे, प्रेरित कर रहे आदरणीय भैया साहब, धर्म जागरण मंच से आपको अभी बहुत अच्छी बातें बताई महिपाल सिंह जी राठौड़ साहब, साथ ही मंच पर विराजित अशोक कुमार पीओ मैम, भूपेंद्र जी अमेटा साहब, छगन जी भाई साहब, राजेंद्र सिंह जी सारंगदेव साहब, मेरे जिले कार्यकारिणी के समस्त जिला पदाधिकारीगण, यहाँ के आसपास से पधारा हुए पीओ साहबान और सामने विराजित संगठन के कर्मठ जुझारू और सभी जो युवा दिख रहे हैं मेरे शिक्षक साथी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि यही मेरी जन्मस्थली है। मैं यही पास ही सूर्यखेड़ी के गांव का निवासी हूं, तो मैं आप सबका जिला अध्यक्ष के नाते नहीं बल्कि स्थानीय नागरिक होने के नाते आप सब पधारे हुए संगठन के कर्मठ कार्यकर्ताओं को हृदय से स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते। इस माँ कालीपाड़ी माता के चरणों में नमन करते हुए, उठाला माता के चरणों में नमन, बजरंगबली के चरणों में नमन करते हुए मैं एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए विशेष रूप से जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष का संगठन के रीति नीति के बारे में आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और यह भी हमें बहुत बड़ा अवसर मिला है साथियों
कि प्रदेश अध्यक्ष जी को हम प्रदेश के नहीं मान करके हमारे घर के मानते हैं। आप अपने स्थानीय बोइडा के ही निवासी हैं, तो ये अपने ही घर के हैं, आप भी बाहर के नहीं हैं। साथियों, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा संगठन है। आप सब उसकी रीति नीति से समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, लेकिन एक राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ऐसा संगठन है साथियों जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत संगठन है। और वह संगठन ही ऐसा संगठन, लोकतांत्रिक संगठन है, जिसमें एक छोटे से गांव से निकला हुआ व्यक्ति भी राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का जिलाध्यक्ष बन सकता है, प्रदेशाध्यक्ष बन सकता है, तो मात्र वो लोकतांत्रिक संगठन राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय है। बड़ा गर्व महसूस होता है इस संगठन का हमें कार्यकर्ता होने का, क्योंकि इस संगठन में मिलकर के निश्चित रूप से हम समस्याएं तो हमारे सामने बहुत आती है। संगठन उप शाखा से लेकर के प्रदेश तक निरंतर प्रयास कर रहा है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाए। निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान भी होता है और समस्या आगे से आगे उत्पन्न भी होती है, लेकिन हम सब मिल करके संगठन को मजबूती कैसे दें, संगठन की समझ कैसे विकसित करें। और इतना बड़ा संगठन है, उसका सारा श्रेय किसको जाता है? मेरे सामने बैठे जो सभी कर्मठ कार्यकर्ता है उन्हीं को जाता है। संगठन है क्या? आप और हम मिल करके जो संगठन है। मैं भी उधर सरस्वती माता के चरणों में नमन करते हुए यहाँ काली माँ की बाड़ी पर काली माता जी को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई अभय सिंह जी, मुख्य वक्ता के रूप में मेरे जो साथी रहे, हम दोनों ने साथ में बीएड की और दोनों ने संघ का कार्य साथ शुरू किया। आज ये धर्म जागरण में काम करते हैं, मैं शिक्षक संघ में काम करता हूँ। अंतर इतना है, आदरणीय राठौड़ साहब, भाई पुष्पेंद्र जी, वरिष्ठ साथी जिन्होंने 40 वर्ष तक 42 वर्ष तक शिक्षक संघ को जिया और आज भी जो हर समय शिक्षक संघ के आह्वान पर उपस्थित मिलते हैं, ऐसे वयोवृद्ध और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय भैया साहब, जिले के सभी पदाधिकारीगण, प्रिंसिपल साहबान, सभी हमारे शिक्षक संघ राष्ट्रीय के कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे उपशाखा अध्यक्ष जो इसमें अभी हो गए हैं, तो बहुत सारे यहाँ मंच पर कई सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। इस कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी और मंत्री महोदय, अभी मैं आया तो मैंने चर्चा कर रहा था कि यहाँ सदस्य संख्या कितनी है। तो सदस्यता के मामले में वल्लभनगर सबसे जो स्थिति थी सबसे नीचे था, और इस बार सदस्य संख्या 2 से 2.5 गुनी बढ़ी है। सबसे पहले दिन के लिए ताली बजाएं कि वल्लभनगर ने एक अच्छा काम किया और अच्छी सदस्यता की इस बार। और उसके साथ ही पहला सम्मेलन का आयोजन भी इस वल्लभनगर के नाम है। इनको भी बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने पहले सम्मेलन का आयोजन किया। और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को, श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित करने का जो कार्यक्रम आपने रखा, आप इसके लिए प्रदेश की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। हम अभी कई चीजों पर हमने विचार सुने हैं। हम सब एक ही लक्ष्य के लिए बढ़ रहे हैं, इस भारत माता की जय करते हुए भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए हम सबका सौभाग्य है कि इस भारत माता की जन्मभूमि हमारी भारत माँ बनी। हम हो सकता था अमेरिका में जन्म लेते, कहीं दूसरी जगह जन्म लेते, और हो सकता है दूसरे जीव बनाते भगवान, लेकिन हमको मनुष्य जीवन दिया, और मनुष्य जीवन में भी इस धरती के ऊपर हमको भारत की धरती पर भेजा। ये उस परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमको इस भारत माता पर भेज करके बहुत बड़ा उपकार किया, और हमसे भगवान भी कोई इनको आशा रखता है कि जब आपको श्रेष्ठ जीवन दिया है, मनुष्य योनि दी है, जीव जंतुओं की योनि से आपको बाहर निकल के मनुष्य योनि दी है, और मनुष्य में भी सबसे उत्तम जो काम है वो आपको सुपुर्द किया शिक्षक बनने का।
और शिक्षक वो शिक्षक है जो मानव के निर्माण के लिए लगा है। और कभी हम गीत में दोहराते हैं, मनुष्य जीवन अनमोल रे, मिट्टी में मत गोल रे, फिर न मिलेगा कभी नहीं रे। तो ऐसा हम अपने गीतों में दोहराते हैं, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, बड़ा अनमोल जीवन है और वो जीवन हमको मिला है। अब उसको कैसे जीना है ये तय हमको करना है। हमको कई लोग देख रहे हैं, हमको वो बालक भी देखता है, मार साहब क्या काम करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं और कैसे पहनते हैं, ये हर चीज हमारा वो बालक देख रहा है। अब आपने कभी कोई मूल्यांकन नहीं किया होगा, आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि आपको देख करके कई लोग सीख रहे हैं। आप छोटी से छोटी चीज देखना जीवन में क्या परिवर्तन ला देती है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप गुटखा खा रहे हैं, आपने कभी ये सोचा नहीं होगा चुपके से खा रहे हैं, आपको पता है कोई नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत भी यदि आपका बालक देख रहा है, मैंने ऐसे कई बालक देखे जिन बालकों ने बाद में कहा मेरे गुरुजी खाते थे, उन्होंने मुझे ये सिखा दिया। कभी ऐसा अवसर हमारे जीवन में लिया जाए कि हम हमारी छोटी से छोटी चीज, आप कभी विद्यालय में जाते हैं, अपने ठीक है जवान है, अच्छे हैं, टी शर्ट पहन करके और सूट बूट पहन करके वहां जब जाते हैं तो बालक आपको देखता है मेरे गुरुजी का पहनावा कैसा है, उस पहनावे को देखता है और आपका अनुकरण करता है। हम उस पहनावे पर ध्यान दें। अब हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसका ध्यान करना है, क्योंकि वो श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करने का काम हमारे जिम्मे आया है। क्योंकि हमने तय किया था इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाएंगे, वो स्वर्ग बनेगी कैसे, किस किस विचार से बनेगी, क्या क्या संस्कार डालने हैं, किताबों में नहीं लिखा है। किताबों में तो बहुत चीज लिखी है, अक्षर ज्ञान कराना है। किताब में आपने अच्छा गणितज्ञ बना दिया, अच्छा आपने भौतिक शास्त्री बना दिया, अच्छा आपने उसको सामान्य ज्ञान दे दिया और अच्छा उसको कलेक्टर बना दिया। लेकिन आज की तारीख में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति चोर और लुटेरा है। जो नहीं पढ़ा है वो सामान्य रूप से इस देश को नहीं लूट रहा है। आपको लूटने वाले देख लो, पुलिस में जाओ, वो लूटने वाले भी, कलेक्ट्री में जाओ, लूटने वाले वो, जो पढ़ा लिखा है वो हर जगह लूट रहा है। उसके ये मन में विचार नहीं आ रहा है कि ये मेरा देश है, ये जिनको लूट रहा हूं वो मेरे भाई है, ये विचार नहीं आ रहा है। उसको ऊपर की आय भी चाहिए और वो सारा करने वाले कौन, हमने जिसको तैयार किया वो वहां जाके बैठा है। अब हमने उसमें क्या भावना नहीं भरी, वो लाखों हजारों को ठुकरा सके, ऐसा व्यक्ति निर्माण में कहां कमी रही, उस पर विचार करना चाहिए। कमी कहां नहीं, क्या आज वो हमने पढ़ा लिखा के जिसको तैयार किया वो कमी कहां है, वो कमी हम ढूंढे, वो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। कमी हम ढूंढे, हम विचार करें कि ऐसे व्यक्ति कैसे बन गए, जबकि हमने तो कभी सिखाया नहीं था, कैसे बन गए। इसके लिए आपको राष्ट्रभक्ति से प्रेरित चीजों की जो जहां जहां जो कहानियां मिलती है, जो हमारे पुराने समय में आपने छोटे छोटे बच्चे, लव कुश का नाम सुना होगा, लव कुश, ध्रुव, प्रहलाद, ऐसे बच्चों की कहानियों से प्रेरित करते हुए ऐसे राजाओं के उदाहरण, जो राजा हरिश्चंद्र अपने मूल्य से, अपनी वाणी से जो कभी डिगा नहीं, ऐसे हमारे जो राष्ट्र के निर्माण जिनको कहा जाता है, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने सनातन की संस्कृति को बढ़ाया, उनको पाठ्यक्रम में कहीं भी नहीं बढ़ाया जाता है, उनको पाठ्यक्रम में नहीं बढ़ाया जाता। ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्तित्व जिनके विक्रमादित्य के शासन में कहीं भी उस समय कोई भी चोरी नहीं करता था, ताले खुले रहते थे, और आज ताले के ऊपर ताले तोड़ ले जाते हैं। यह स्थिति बन क्यों रही है? इस स्थिति के लिए, निर्माण के लिए हमारा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो जिम्मेदार है और पाठ्यक्रम बनाने वाले हम हैं। मैं आपसे एक थोड़ा सा कटु प्रश्न करता हूं। हम सब ने यदि विचार किया होगा कि हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा विचार एक
उसने कहा, और उसने हम जैसे आप बैठे हैं, वो मंच पर वो थे, हम सामने बैठे थे, उसने हमको कहा, हमने आरएफपीपी में हेवी वाटर प्लांट है, हम इस हेवी वाटर से 35,000 लीटर से 1 लीटर हेवी वाटर बनाते हैं और फिर विदेशों में निर्यात करते हैं। उसी वाटर से हमने और एक खोज की है कि एक टमाटर के बीज को हमने ऐसा बनाया है कि वो टमाटर का बीज कई सारे एक पौधे से 10, 20, 30 किलो तक, 40 किलो तक टमाटर देगा। बताओ किसको फायदा हुआ? हम जो सामने बैठे थे, हमने कहा फायदा किसानों को हुआ, फिर भी सोच रहे बताओ और किसको फायदा हुआ? व्यापारी को फायदा हुआ। ऐसे बोले। हमने ये नहीं कहा कि हमारे देश को फायदा हुआ, वह अंत में उन्होंने उत्तर दिया कि हम देश के लिए काम करते हैं और देश को फायदा हुआ। ये हमको ध्यान में नहीं आया। हमारा बच्चा क्या ये कह सकता है कि मैं देश के लिए पढ़ रहा हूं? आप कभी बच्चों से प्रश्न कीजिए, उस बच्चे से क्वेश्चन करो और बच्चा जिस दिन कह दे कि मैं देश के लिए पढ़ रहा हूं, तब अपनी शख्सियत साफ मान लेना कि हम सही से करेंगे। बच्चा अभी भी वो कहेगा मैं नौकरी के लिए पढ़ रहा हूं, मैं आईएएस बनने के लिए पढ़ रहा हूं, मैं ये बनने के लिए पढ़ रहा हूं, मैं ये बनने के लिए पढ़ रहा हूं, वो ये नहीं कहेगा मैं देश के लिए पढ़ रहा हूं। जिस दिन ये बच्चे हमारे सारे कह देंगे मैं देश के लिए कर रहा हूं, मैं देश के लिए अच्छी तैयारी करूंगा, मैं देश के लिए कलेक्टर बनूंगा, उस दिन हमारा पढ़ाना सक्सेसफुल होगा, उस दिन हम सक्सेसफुल है। अब विचार करें, एक और विचार करें कि आपने ये विचार किया कभी, हमारे भी एजुकेशन की पॉलिसी आ रही है, 2020 की एक नई पॉलिसी बनी है, मोदी सरकार ने एक पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी को किस किसने पढ़ा? विचार करना, किस किसने पढ़ा? क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली है। अब शिक्षा, आगे की शिक्षा नीति उस पॉलिसी से चलने वाली है। विचार करें मन में कि जिस शिक्षा के लिए हम जुड़े हैं, उस सरकार ने एक महीना दिया था कि आप यदि शिक्षा की पॉलिसी में कोई बदलाव चाहते हैं तो हमने जारी कर रखी है, आप नेट पर अपने सुझाव दें। बंधुओं, 1% शिक्षक ने नहीं पढ़ी, एक शिक्षक 1% ने नहीं पढ़ी, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, 1% शिक्षक नहीं पढ़ पाए और सुझाव देना तो बहुत टेढ़ी खीर है। उस पॉलिसी को हमने नहीं पढ़ा जिसके लिए हम काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी काम करना हो, एक बार हमसे शुरुआत कीजिए। अब हम बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें करेंगे और मैं आपको इससे आगे और बताता हूं। हम 4 दिन शिक्षकों के हितों के साथ साथ बच्चों के हित कैसा हो, उसकी पॉलिसी कैसी हो, उसमें क्या क्या हो, उसके लिए हम 4 दिन सरकार की तरफ से छुट्टियां लेकर के हम विचार करते हैं। उसको करते हैं हम राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन। अब हमारे कितने लोग वहां शिक्षक सम्मेलनों में जाते हैं? हमने पहले भी कहा है भाई, ये विचार मंथन नहीं करते, ये घूमते फिरते हैं। बात पहले आपको ध्यान हो तो शिक्षक सम्मेलन ऐसे हुआ करते थे। ये भाई साहब जानते पुराने, क्या आप शिक्षक सम्मेलन में जा रहे हो तो 5 रुपए फीस है, ये 5 रुपए लेते जाना, मेरी भी ऑन ड्यूटी लेते हैं। हमने उसका विरोध किया कि ये ऑन ड्यूटी लाने वाला नहीं है, फर्जी बहुत सारे संगठन बन गए, हमने उसका विरोध किया। हमने कहा हमारा इतना बड़ा संगठन और हम फर्जी ड्यूटियां नहीं देंगे तो क्या होगा? वो जो कुकुर मुद्दे की तरह बन पे हैं, वो बाला अपने 5-5 रुपए ऑन ड्यूटी ले जाए, सम्मेलन में हुआ ही नहीं। ऐसे आयोजन होंगे और यदि इस प्रकार के आयोजन होंगे तो जो शिक्षक सम्मेलन है वो आज की तारीख में निरर्थक हो गई। हम उस बात जाते नहीं और शिक्षकों की समस्याएं फिर हम कहते हैं क्या हुआ, वहां कोई गया था ही नहीं। हम अधिक से अधिक 8,000 से 10,000 शिक्षक हमारे सम्मेलन में आते हैं और हमारे सदस्य कितने हैं? 1,60,000। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ, वो भी भारत का सबसे बड़ा संगठन, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन भारत में अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ, जिससे हम जुड़े हैं। 12 लाख सदस्य जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। उसकी स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, मैं जिसका प्रमुख हूं उसकी बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ 1,60,000 सदस्य, हम जो सम्मेलन करते हैं उसमें 8,000 लोग आते हैं।
1,60,000 जिस दिन आएंगे बंधुओं, उस दिन आप चाहोगे वो होगा, आप चाहोगे जो होगा। लेकिन घरों से बाहर निकलिए। आवाज इतने लोग इसलिए कह रहा हूं, और घर के आदमी बैठे हैं, अभी वो झाला जी होते मैं नहीं कहता, क्योंकि उनको लगता कि यार ऐसा भी होता है क्या, तो इसलिए आप विचार कीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपनी समस्याओं की। ये तो इतनी देर जो था कि हमको करना क्या है, किस दिशा में जाना है, अब हम अपनी समस्याओं की बात करते हैं। हमारी समस्या है इतनी है कि उन समस्याओं की चर्चा करते करते हम थक जाएंगे। इतनी समस्या है, सरकार ने अभी इतने काम दे रखे हैं कि हमारा शिक्षक उस काम में ही संलग्न है। अब वो सुनने वाले, ये जो अब बोल रहे हो सुनने वाले, उनको सुनाना था। जो यहाँ नहीं आए कोई बात नहीं, हम सब भी उस पर विचार करें कि आज की तारीख में 66 काम ऐसे हमको दे दिए जो हमको करने पड़ते हैं, और हम उन कामों को करने का समय नहीं है। अभी मेरे जो शिक्षक साथी जो स्टाफ में है, उन्होंने कहा सर अभी ये रोज बच्चे की ऑनलाइन करनी है उपस्थिति। मैंने कहा मत करो, एक दिन कर दी उन्होंने, दूसरे दिन मैंने कहा अब नहीं करनी है, ये 1 घंटा चाहिए पूरे 500 बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने में 1 घंटा चाहिए, शिक्षक कब करेगा। मैंने कहा मत करो, क्योंकि हमने और हर चीज स्वीकार कर ली। जो सरकार ने कहा हाँ ये भी कर लेते, ये कहा ये भी कर लेते, हमने मना नहीं किया। उसके कारण क्या हुआ, हम उस गैर शैक्षणिक कार्यों के तले दब गए और कर ही रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं। मना करना सीखो। अब हम बढ़ाएंगे, नहीं करेंगे काम, गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, कहना सीखो। और एक बार कोई अधिकारी का यदि हमारे किसी कर्मचारी किसी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उठ खड़े हो जाओ और वहां उसको घेर लो, कुछ भी नहीं होगा। अभी हमने शासन सचिव महोदय से बात की थी, हमारी वार्ता थी 23 तारीख को, पिछली 23 तारीख को। हमने उनको कहा गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने के लिए आपने जो प्रयास किया, शासन सचिव नवीन जी जैन ने गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए सारे कलेक्टर से बात की थी, बीसी में भी सबको कहा मेरी बिना अनुमति के किसी को भी बीएलओ नहीं लगाएंगे, किसी को भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराएंगे, ये उन्होंने बीसी में कहा। लेकिन हमने कहा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा, लेकिन हो नहीं रहा है नीचे, कोई अधिकारी नहीं सुनता है, आपका उपखंड अधिकारी सुनता ही नहीं है, कलेक्टर सुनता ही नहीं है। तो हमने उनको कहा, आपने कहा इसके लिए तो धन्यवाद, ऐसा साहसी व्यक्ति होना चाहिए, शासन सचिव कह दे रहा है। और 5 सितंबर को अभी शिक्षक सम्मान समारोह था, संगठनों को भी मिलता है, मेरे को भी वहां से मिला, आप भी आइए। तो मैं भी उस कार्यक्रम में, जयपुर के कार्यक्रम में गया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे। मुख्यमंत्री महोदय ने वहां कहा देखो भाई हमने आपको ओपीएस बिना कहे दिया कि नहीं दिया, तो इधर से कहा दिया, मैंने अकेले हाथ खड़ा किया, हमारी बिना मांग के नहीं दिया, हमने आपको ज्ञापन दिया। सब लोग मेरे तो देख रहे थे, मैंने कहा हमने ज्ञापन दिया था और पहली मांग थी हमारी ओपीएस की, और आप तो खाते खुलवाइए, तो भी वो देख रहे थे। फिर तो आगे बढ़े, फिर उन्होंने कहा देखो गैर शैक्षणिक काम इस बार आपके काफी आगे हैं। हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा अगली बार मैं यदि आया तो गैर शैक्षणिक काम आपके कम करूंगा। मैंने कहा आप लोग नहीं कर सकते, जो 5 साल में नहीं हुआ आप क्या होगा, नहीं होगा आपको। वो भी शासन सचिव भी कह चुके, आप भी कह रहे हो, वो भी शासन सचिव भी वही थे। फिर उन्होंने तृतीय श्रेणी का ट्रांसफर का, उन्होंने कहा तृतीय श्रेणी का ट्रांसफर आज भी हमारी पहली मांग है, 1 लाख शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी के ट्रांसफर कर दो। लेकिन इन्होंने रोज बहाने बनाए, कभी का पॉलिसी बना रहे, कभी का पॉलिसी वहां भेज दी है, कभी मुख्यमंत्री के पास है, कभी मंत्रिमंडल के पास है, वो पॉलिसी कहां गई वो आज भी पता नहीं लगा उस पॉलिसी का। और 3rd ग्रेड के ट्रांसफर के लिए उस दिन उन्होंने धीरे से कहा वो आप शिक्षा मंत्री जी थोड़ा दोनों देख लेना कि आप वो कोई दिव्यांग हो, ऐसा कोई होता आप देख लेना, ऐसा कह करके उन्होंने वहां भी गन्नी काट दी। तब तालियां नहीं बजी, तो उन्होंने कहा इधर तो तालियां बजी, तालियां बजाने वाले कौन लोग थे, जो सम्मानित होने वाले थे, इधर वाला पूरा पार्ट नहीं बजा रहा था। तो गहलोत साहब ने कहा अरे इधर कोई आरएसएस के लोग बैठे क्या तालियां नहीं बजा रहे, तो सबने फिर तालियां बजा दी। तो उनको पता है, कहीं न कहीं उनको ये धमक है कि ये जो शिक्षक संघ राष्ट्रीय है, ये जो इसके विचार परिवार के जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं इस सरकार के कील ठोकने वाले हैं।
क्यों ठोकने वाले हैं उनको पता है। शिक्षकों के हित में एक भी निर्णय नहीं हुआ, कोई निर्णय हुआ तो बता दीजिएगा। शिक्षक हित में एक भी निर्णय, हमने कहा वेतन विसंगतियों को भाई दूर कर दो, और हमने अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं। आपके घोषणा पत्र में आपने लिखा था कि यदि हमारी सरकार आएगी, आपकी पहली मांग थी, आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा, नहीं तो आप भी सर्च कर लेना कांग्रेस का घोषणा पत्र 25वें नंबर के क्रमांक में पहली जो घोषणा है वो, यदि हम आए तो मंत्रिमंडलीय समिति उप समिति का निर्माण करेंगे और वेतनमान संबंधी जितनी भी दिक्कतें हम दूर करेंगे। और हमारी दोनों कमेटियां, आज भी वो कमेटी पर कमेटी बनाई, हेमराज जी वाली कमेटी बनी, उससे पहले सावंत कमेटी थी, उस कमेटी का क्या हुआ वो पता नहीं, और वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया, पहले उन्हीं के अनुसार दी। दूसरा उन्होंने कहा हम पदोन्नतियां देंगे, हमारे पिछले साल से 3 साल से पदोन्नतियां नहीं हुई, और आप कह रहे पदोन्नति देंगे। कल भी आज अखबार में छपा है, बहुत बड़ा तोहफा दिया, पदोन्नतियां होगी। हर काय के पदोन्नतियां, एक पदोन्नति दी फिर वो पदोन्नतियां होगी, इसलिए ये जुमला अभी तक पदोन्नतियां वाला चल ही रहा है। तीसरा उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार आएगी तो ये जो संविदा में जो पेरा टीचर, शिक्षाकर्मी, ये प्रबोधक नहीं, बाकी आंगनवाड़ी और ये जितने में लगे, इन सबको हम नियमित कर देंगे। हो गए नियमित? कोई हुआ क्या? नियमित नहीं हुआ। और ऐसी 3 घोषणाएं उसमें घोषणा पत्र में लिखी, एक भी पूर्ति नहीं हुई। अब बताओ, घोषणा पत्र की एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई तो कितने नंबर मिलने चाहिए? कितने नंबर मिलेंगे? तो 0 नंबर वाला कह रहा मैं बहुत पास हो गया, और इसका जादू तो चारों तरफ जादू चल रहा है। मैंने कहा साहब, जादूगर साहब ने तो बहुत बड़ा जादू कर दिया। क्या किया कि आपने महात्मा गांधी स्कूलें खोली, और महात्मा गांधी अंग्रेजी के पक्षधर नहीं थे, आपने अंग्रेजी की पाठशाला खोली। फिर अंग्रेजी पाठशाला में आपने क्या किया, गर्ल्स स्कूल थे वो सारे बंद कर दिए, आपने उस गर्ल्स स्कूल की पाठशाला को आपने अंग्रेजी कर दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, वहां आपने पद सृजित किए, लगाए किसी को भी नहीं, वो जो लोग थे जो शिक्षक पहले पढ़ा रहे थे वो ही वहां आ गए। आपने कहा था कि हम भर्ती करेंगे, एक भर्ती आपने की नहीं, और फिर आपने विवश होकर के जब कुछ नहीं हो रहा तो आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अभी आपने 7000 लोग अभी रख लिए, और आपको पहले भी आप संविदा पर लगाने वालों में सबसे आगे थे, और फिर संविदा भर्ती शुरू कर दी। आपने पूरी भर्ती की नहीं, और जितने भी भर्तियां की वो पेपर आउट करके अंदर पड़ी, अब आ रही धीरे धीरे। तो हमने ये भी उनको कहा कि आप अभी ठीक कीजिए। अब ये इतनी सारी बातें आ गई 3rd ग्रेड की, अब गैर शैक्षणिक काम हो गए। अब मैं आपको पूरा अपना 11 सूत्री मांग पत्र पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। 8 हमने ऐसी भी आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी कर रहे थे, हमने दे दी। अभी उन्होंने कहा 9/18/37 देंगे, मेरे पास फोन आ रहे 9/18/37 तो पहले से दे रहे, तो ये क्या घोषणा हो गई? मैंने कहा ये घोषणा जिनको 9/18/37 जो अधिकारी वर्ग है उनको नहीं मिलता था वो अब मिलेगा, बाकी तो ये जो खुश हो रहे हैं वो तो 9/18/37 अभी समझ में नहीं आ रहा क्या है, वो पहले मिलता था आज भी मिल रहा है। तो उन्होंने बहुत बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं इसे। अभी उन्होंने कोई भी नई घोषणा नहीं की है, और अभी कोई देना उनको है नहीं। वेतन विसंगतियों में आप देख लो, प्रबोधक की वेतन विसंगति हमने कहा ये दूर कर दो। 2008 में लगे बेचारा, 2012 में लगा, उससे कम वेतन है उसका, और उसका जो कारण क्या है वो भी हमने बता दिया। फिर भी वो कमेटी की उस दिन संजोग से मैं भी वही था, तो खेमराज जी से हम जब मिलने गए तो उसमें मैं भी था, तो उनको कहा ये तो पूरी करवा दो, उनके बिल्कुल मुख्यमंत्री जी कह देंगे, और वो भी पता नहीं कहाँ चली गई। 3rd ग्रेड के हमने कहा केंद्र के अनुरूप आप वेतनमान देख लीजिए, उसमें जो अंतर आ रहा है प्रत्येक के 3rd ग्रेड में 5000 का अंतर है, और प्रिंसिपल में 12000 का अंतर है, ये पूरा अंतर केंद्र के समान दे दीजिए। आपको वेतन विसंगति, मैं तो कह रहा हूं किसी अंधे आदमी को पकड़ा दो, उसको अंधे आदमी को सुनाओ कि देख केंद्र में इतना रुपए मिलता है, बोल राज्य में कितना मिलेगा, वो कहेगा इतना मिलेगा, कह देगा वो। अब अंधे आदमी भी कह देगा तुम कमेटियां क्यों बना रहे हो, अब तुम कमेटी पर कमेटी बना रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए केंद्र के अनुरूप दे दो, और आपने कमेटियों का वसुंधरा जी ने जो काम किया वो नहीं दी, वो उसका भी हम भुगत रहे हैं, उसके कारण तुमको भी भुगत रहे हैं, दोनों एक जैसे हो गए। लेकिन इस बार अब हमने तय किया है कि वसुंधरा जी के अंतिम कार्यकाल में हमने एक रैली की थी, आए थे उसमें से कोई? 2 अक्टूबर 2018 की एक रैली की थी, और उसमें वसुंधरा जी की पुलिस ने हम पर लाठियां बरसाई थी। उसके बाद हमने कोई आंदोलन नहीं किया। ये सरकार आई, हमने इनको कहा 4 साल आप भी करो,
आप जो हमें मांगे हमारी माननी हो तो नहीं मान लो, लेकिन इन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी और अभी 6D जरूर हमारे कहने से स्थगित कर दी। और इस बार जो नई भर्ती हो रही है वो भर्ती सारी इन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में उससे पोस्टिंग दे रहे हैं। ये थोड़ी हमारी बड़ी, लेकिन बाकी कोई भी मांग हमारी नहीं मानी सरकार ने, इसलिए मजबूर होकर के 28 तारीख को 12 वफात का अवकाश है। हमने अवकाश के दिन रखिए, हम इसको 8 तारीख को करना चाहते थे, 1 तारीख को आरएस का एग्जाम है, 8 को करना चाहते थे, 10 तारीख को आचार संहिता लगती, लेकिन 8 को करते तो सरकार के पास ये बहाना होता कि आपने जबरदस्ती वहां ले जाके कि हमारे को अवसर ही नहीं दिया। हमने अवसर देने के लिए पहले धरना दिया और धरने में पहले एक संभाग, फिर दूसरा संभाग और तीसरे दिन पूरा राजस्थान बुलाया था। जिस दिन पूरा राजस्थान को आना था उस दिन शिक्षा मंत्री जी ने फोन करके कहा कि आप वार्ता के लिए आइए और धरना तीसरे दिन का मत लगाओ, क्योंकि तीसरे दिन उनका घेराव करना था। तो उनसे बातचीत की, बातचीत में उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे, शासन सचिव से जो वार्ता सहमति हुई वो भी करेंगे, लेकिन एक भी मांग पूरी नहीं होने के कारण फिर अभी बैठक हुई 17 तारीख को और तय किया गया कि सरकार को 10-12 दिन और है और अभी हम जो माहौल करेंगे क्रिएट, पूरे वातावरण निर्माण करेंगे। सरकार यदि देना चाहती है, ट्रांसफर करना चाहती है तो 20 दिन है, इन 20 दिनों में जो सरकार को करना है वो कर ले, नहीं तो 28 तारीख को जयपुर की धरती पर आप सब लोग पधारे और उस दिन हम काली पट्टी बांध करके और महापंचायत का ऐलान किया हमने। उस महापंचायत में आपका स्वागत है। उस दिन हम अपनी मांगों को, सारी मांगों को लेकर के वहां बातचीत करेंगे और राजस्थान भर से हमने जो अपेक्षा की है प्रत्येक उप शाखा से 50 संख्या में पधारे। जहां सशक्त है बस लेके आए, जहां कम शक्ति कम है, कम लोग हैं, मैं ये निवेदन कर रहा हूं यदि विचार करेंगे उप शाखा में यदि 5 लोग भी सक्रिय हैं तो 10-10 एक करें 50। यदि उप शाखा में 20 की टोली है, 2-2 करें तो 40 और बाकी हमने न्यूनतम माना 50 लोग, 50 शिक्षक जयपुर की सड़कों पर आएंगे तो उस दिन हमारी संख्या होगी 10 से 20 हजार के बीच हुई। 10 से 20 हजार लोग जिस दिन वहां आएंगे सरकार को पता लग जाएगा, सरकार अभी भी पता लग रहा है उनको कि हम अभी अदर जुल्म में, अभी जाने में आने में ऐसा लग नहीं रहा है। और यदि शिक्षक वर्ग एक साथ आ गया तो हो सकता है सरकार वो अपने मांगों पर विचार करने को मजबूर हो जाए और उनके पास 10 दिन है वो कर ले जितना करना है, बाकी तो शिक्षक करेंगे ही। सबको पता है शिक्षक क्या कर सकते हैं, शिक्षक पहले भी किया है तो अब भी फिर करेंगे। ऐसा आप सभी से आह्वान है कि आप अधिक से अधिक वल्लभनगर की इस धरती से अधिक लोग, आप में से कौन कौन जिन्होंने मानस बना लिया है कि 28 तारीख को हम चलेंगे, वो एक बार हाथ खड़ा करें ताकि लगेगा कि 28 तारीख को आने वाले लोग। अब बाकी जो नए हाथ खड़ा कर रहे हैं वो भी विचार कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप सभी मां जयपुर की धरती पर पधारे, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपने यहाँ आयोजन लिखा, इस आयोजन की कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को अपना उद्बोधन प्रदान करें और आगामी संगठन के लिए जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है प्रदान करें। श्रीमान अभय सिंह। काल परिस्थिति से कुंताला माता जो एक शक्ति स्थल है, उनकी छत्र छाया में काली पहाड़ी माता जी के इस मंदिर प्रांगण में ये जो कार्यक्रम आयोजित है, त्रिवेणी, भिंडर, वल्लभनगर और मावी तीनों ही उपशाखाओं पे इस समाज, राष्ट्र और शिक्षक संघ के कार्य करने वाले बच्चों को, भविष्य को, भारत के भविष्य को आगे बढ़ाने वाली एक पूरी शक्ति जो यहाँ उपस्थित है, मेरे कर्मठ शिक्षक साथी, मातृशक्ति, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के संपूर्ण राजस्थान का मार्गदर्शन कर रहे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय रमेश जी पुष्करना साहब, आपके साथ ही इस जिले को नेतृत्व दे रहे हैं युवा साथी, आप ही के अपने भाई आदरणीय
पुष्पेंद्र सिंह जी जाला साहब, आपके साथ ही विराजमान इस संगठन को कड़ी मेहनत से सींचा और आज इस रूप में पहुंचाया है। उन्हीं में से एक वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक आदरणीय वया साहब, इस राष्ट्र में जो घटनाएं हो रही है, समाज में जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, उसकी एक धुरी लेकर आगे बढ़ते हुए चित्तौड़ प्रांत के धर्म जागरण संयोजक हमारे अपने ही साथी आदरणीय महिपाल सिंह जी राठौड़ साहब, इस वल्लभनगर उप शाखा के अध्यक्ष जी आदरणीय हरीश जी, मंत्री जी, जिला कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष जी, पूर्व विभाग संगठन मंत्री जी आदरणीय सारंगदेव जी, शंकर जी, पीछे विराजमान हमारे पूर्व जिला संगठन मंत्री, अतिरिक्त मंत्री जी शैलेश जी, सारे नाम नहीं ले पा रहा हूँ, और हमारे पूर्व वरिष्ठ साथी जो वर्तमान में किसान संघ में काम कर रहे हैं, अपने ही भाई आदरणीय छगन जी भाई साहब, और पीईओ के रूप में छोटे छोटे जो शिक्षा का क्षेत्र है, वहाँ के सभी शिक्षकों की समस्याओं को और वहाँ के विद्यार्थियों की समस्याओं को समाज के साथ उनको जोड़ते हुए एक मार्गदर्शन दे रहे हैं सभी पीईओ साहब। और सामने विराजमान हमारा शक्ति स्थल, प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी का, और क्योंकि सभी कह रहे मैं यहाँ का, तो मैं भी यही का हूँ। इसी वल्लभनगर तहसील का एरोदा के पास ही गांव है मेरा पाटिया, इसलिए इसी क्षेत्र का हूँ। तो सभी हम अपने परिवार में बैठे हुए हैं। शिक्षक संघ की समस्याओं पर भाई साहब ने अभी लंबा प्रकाश डाला, हमें आगे क्या करना है उस पर भी एक मार्गदर्शन दिया है। अभी राजनीतिक क्षेत्र से भी, हालांकि समाज सेवी भी है वो, आज के कार्यक्रम में समाज सेवी के रूप में इस क्षेत्र का उभरता हुआ युवा नेतृत्व है भाई श्री हिम्मत सिंह जी जाला, जो शायद रास्ते में हैं, पहुंच रहे हैं, किसी कार्यक्रम में लेट हो गए थे। ये जो शिक्षक समाज जो कार्य हम समाज के अंदर कर रहे हैं, इस देश के भविष्य को एक प्रखर रूप दे रहे हैं। उन सभी घटनाओं को मैं जोड़ते हुए वर्तमान में हमारे देश में 2-3 प्रमुख घटनाएं हुई। हम सब ने देखा है, इस संसार का सबसे बड़ा शक्तिशाली देशों का समूह, उसमें भारत ने अपने आप को सिद्ध किया है और बहुत ही विलक्षण रूप से आपने उस कार्यक्रम में देखा होगा कि भारत का जो गौरव है, भारत के जो शक्ति के स्थल है, जो शक्ति का केंद्र था, जो संस्कृति थी, उसको दर्शित करते हुए संपूर्ण विश्व को उसके सामने नतमस्तक किया। भारत मां और संसार, इस पूरी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां उसकी देश को मां के रूप में संबोधित किया जाता। इंग्लैंड मां नहीं बोल सकते, अमेरिका मां नहीं बोलते, चाइना मां नहीं होता, लेकिन भारत एक ऐसी शक्ति है, ऐसे संस्कार है, क्योंकि मां हमेशा संस्कारों को जन्म देती है। इसलिए इस धरती के अंदर पैदा होने वाला, भारत भूमि पर पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी सौभाग्यशाली है और वो जन्म लेता है। इसीलिए इस भारत भू को हम भारत मां के रूप में, और इस मां के संस्कार हम सबके माध्यम से परिलक्षित। कमलेश जी और अध्यक्ष महोदय हरिप्रसाद जी और यशवंत जी प्रभारी साहब, तिलक उपरना और मोटड़े के द्वारा जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत अभिनंदन। इसी क्रम में हमारे बीच पधारे श्रीमान गोपाल जी मेहनारिया, अतिरिक्त मुख्य शिक्षा अधिकारी जी वल्लभनगर का, आपका भी स्वागत अभिनंदन तिलक द्वारा पूर्ण द्वारा। हो गया साहब। इसी क्रम में श्रीमान ओंकार जी गोपाल साहब आरपी महोदय और प्रकाश जी मेहनारिया साहब आरपी महोदय, आप का भी इस प्रकाश जी मेहनारिया साहब का स्वागत। जोरदार ताली बजा करके चारों हमारे अतिथि का स्वागत अभिनंदन करें।
और मैं हमारे ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी जी का पाथे इस अवसर पर प्राप्त करना चाहूँगा। इस शिक्षक संघ के राष्ट्रीय के समस्त पदाधिकारीगण और पूरे ब्लॉक से और जिले से पधारे हुए समस्त शिक्षक साथियों बहनों, आज बड़े हर्ष की बात है कि यहाँ पर शिक्षक संघ राष्ट्रीय के द्वारा एक ये सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में यहाँ के शाखा अध्यक्ष जी ने, मंत्री जी ने, आप वहाँ पधारे थे ऑफिस में, कहा कि आपको 10 मिनट के लिए भी जितना समय उपलब्ध हो पाया पधारना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में और हमारे इस क्षेत्र के बालकों को जो है गुणात्मक, और मेरी आप सभी से यही गुजारिश भी रहेगी और यही अपेक्षा रहेगी कि शिक्षा विभाग भी ये चाहता है कि बालकों का गुणात्मक उन्नयन हो, बालकों को हम संस्कारित करें और इस क्षेत्र में हम अपना योगदान दें। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। हाँ, थोड़ा हाथ में हाथ। हाँ राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ। पुष्कर रानी ने बोला था कि हमारे को कभी डरना नहीं है, तो पुष्कर जी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ पर वल्लभनगर में कार्यरत था तो मेरे को गैर शैक्षिक कार्य के लिए कोई आदेश आता तो मैं फाड़ करके हिजों के सामने फेंक के चला आता और मैंने बोला तुम मेरे को सस्पेंड नहीं कर सकते हो। क्यों? कि जो सस्पेंड वही कर सकता है जिसने अपने को पोस्टिंग दी है। तो ये अपने जो डर है वो अपने को निकाल देना है। मैं इसी क्षेत्र से आया था तब जो शिक्षक संघ की एक स्थिति थी कि भाई यहाँ पर 10-15 जने मिल करके संगठन को बनाते थे और वो कब बनाते थे? जब अपनी सरकार मानते अपन बीजेपी की और कांग्रेस की, जब कांग्रेस की सरकार आती तो 10-15 लोग ही आते और जब बीजेपी की सरकार आ जाती तो वोटिंग होती हमारी, ऐसी स्थिति थी। और एक बार तो ऐसी स्थिति आई कि हमने 3 जनों ने मिल करके हमारा संगठन बनाया। उसमें ये हरी जी जो आज यहाँ के अध्यक्ष जी है वो भी थे। तो ऐसी स्थिति थी। मेरी जो भी भैया साहब ने बोला कि हमारी जो भी पहचान है वो किसी से संगठन से है और मैंने अपने कार्यकाल के अंदर कभी भी किसी भी अधिकारी से डर करके और किसी भी राजनेता से डर करके काम नहीं किया। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको कहानी के माध्यम से कि एक मंदिर होता है और मंदिर के ऊपर जब सीढ़ियाँ होती है तो सीढ़ियों के चढ़ करके ऊपर सब चलते हैं। हमारे बीच में समाज सेवी वो पधार चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और उसके साथ भंवर जी भट्ट है, किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हईर साहब, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सब उपरना और मोटड़ा से जोरदार ताली बजा करके आपका इस अवसर का स्वागत अभिनंदन। मोटड़ा पहनाकर स्वागत श्रीमान जला साहब का और साथ पधारे श्रीमान भंवर जी भट्ट साहब का तिलक और उपरना मोटड़े द्वारा हार्दिक स्वागत अभिनंदन। करण सिंह जी राव साहब विधानसभा चुनाव प्रभारी के हमारे बीच पधारे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तिलक और आपका भी अभिनंदन। धन जी अहिर साहब का
तिलक और उपकरण द्वारा स्वागत अभिनंदन। पूर्व किसान मोर्चा के अध्यक्ष महोदय हैं। मैं इस समारोह में आज के इस को और आगे ज़्यादा नहीं लंबा ले जाते हुए सीधे ही मुखातिब होता हूँ। अति विशिष्ट अतिथि महोदय जी से मेरा निवेदन है कि आप सब हम सभी को अपने श्री वचनों से लाभान्वित करें। श्रीमान अति विशिष्ट अतिथि महोदय झाला साहब। क्योंकि हिम्मत सिंह जी झाला साहब इस क्षेत्र के युवा उभरते हुआ चेहरा है और राजनीतिक क्षेत्र में भी आप बहुत आगे पहुंचे, ऐसा काली माता जी का आशीर्वाद आपको मिले। मैं ये चाहूँगा क्योंकि शिक्षक संघ के लोग सभी विराजे हुए हैं, हमारे शिक्षक संघ के, और शिक्षकों की विभिन्न समस्याएं हैं जो राजनीतिक माध्यम से हल होनी है। मैं केवल एक ही समस्या आपके सामने रख रहा हूँ, वो आप अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में यदि उसे स्थान देते हैं, निश्चित रूप से ये पूरा शिक्षक समाज एक पूरा संबल आपको देगा। क्योंकि ये 66 कामों की लिस्ट है शिक्षकों की, पढ़ाने के अलावा, पढ़ाना तो है नहीं, लेकिन 66 काम अतिरिक्त करने हैं। वो गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करना, केवल ये बिंदु आपके मैनिफेस्टो में आ जाए पार्टी की। हमारा यहाँ इस मंच के माध्यम से आपसे आह्वान है और मुझे भरोसा भी है क्योंकि आपकी जो पहुंच है मैं जानता हूँ, ये लाइन उसमें आ सकती है। यही मेरा निवेदन है। सबसे पहले तो को सबसे ज्यादा समय अपने माँ बाप के बाद अगर सबसे ज्यादा टाइम कहीं वो स्पेंड करता है तो वो अपने गुरु के बीच में करता है, और गुरु ही एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आप सब यहाँ विराजमान हैं, आपने पता नहीं मेरे जैसे कितने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाकर समाज में भेजा होगा, और वो समाज में किसी न किसी अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा होगा। चाहे कोई डॉक्टर बना होगा तो डॉक्टर का काम कर रहा होगा, कोई व्यापारी बना होगा तो व्यापार का काम कर रहा, कोई इंजीनियर, वैज्ञानिक, और सब कुछ सब उसी पाठशाला से निकलकर आगे जाते हैं। आगे जाके उनके रास्ते बदल जाते हैं। आजकल मैं राजनीतिक क्षेत्र में फील्ड में जाता हूं तो मेरे बहुत सारे साथी मिलते हैं कि अपन 9th क्लास में साथ पढ़े थे, अपन 10th में पढ़े थे और अपन ऐसे करते थे। कोई उसमें से खेतीबाड़ी के काम में लगा हुआ है तो कोई गवर्नमेंट जॉब में बड़े पोस्ट पे पहुंच गया, और मैं व्यापार के क्षेत्र से निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में आ गया हूँ। लेकिन आनंद की अनुभूति तो एक ही होती है कि वणा मारसा आपने बनाया और वणा मारसा या सजा दी। तो हमारे टाइम में तो मारसा वर्ड फेमस हो, तो ये एक अनुभव जो है जीवन का वो अपन कभी नहीं भूल पाते हैं। तो वास्तव में मेरे मन में भी यही चल रहा था राणा साहब कि शिक्षा का काम जो है, शिक्षा सबसे पहले प्राथमिक जरूरत है। सांस लेने के बाद अगर जीवन में कोई आवश्यकता है तो वो शिक्षा है। अगर सांस नहीं आएगी तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर शिक्षा नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। और मुझे भी आप जैसे अनेक गुरुजनों ने गढ़ के यहाँ तक भेजा, और सिर्फ दिल्ली गया था तब शिक्षा ही मेरे पास थी, नहीं तो जेब में 10 रुपये नहीं थे। आज भामाशाह और पता नहीं क्या क्या उपाधि मिल जाती है, लेकिन वो उपाधि बाद की है। और शिक्षक ने मुझे इतना तैयार किया मेंटली, और भगवान के आशीर्वाद से शिक्षक कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है। तो मेरे जितने भी गुरुजन रहे हैं, चाहे वो कक्षा 1 से 5 तक मैं शिक्षा करके स्कूल राजकीय प्राथमिक वाजपेयी में पढ़ा, तो मेरे उसके साथ साथ जो जरूरत की चीजें हैं, तो आप मैं मेरे स्कूल में गया अभी 26 जनवरी को, जिस 5वीं तक स्कूल में मैं पढ़ा, तो किस्मत से वो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 8वीं तक हो गया, लेकिन रूम हो के वही, और कुर्सी जो कुर्सी मैं पढ़ता था 93 में, उसी पे वहां के प्रिंसिपल साहब बैठे हुए थे। आप बात कर लेना, ये मैं अभी 15 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ। भंवर सिंह जी महाराज साहब का हमारा रिटायरमेंट हुआ था, तो मैं उस प्रोग्राम में गया, तो मैंने उसी समय पूरे स्कूल की सारी चेयर और टेबल और अलमारी चेंज करके मैंने उदयपुर से मंगा के 2 दिन में पूरे स्कूल की फर्नीचर चेंज कराया। मैंने कहा शिक्षक ही अगर अभाव में जीवन जी रहा है तो बच्चे को शिक्षा कहाँ से देंगे। और जिस कुर्सी पे भंवर सिंह जी महाराज साहब बैठ के हमें कक्षा 1 में पढ़ाते थे, वही प्रिंसिपल साहब के लिए लोहे की कुर्सी लगी हुई है अभी भी। तो कुर्सी हमें याद थी, क्योंकि उस समय हम कुर्सी को उठा के लाते थे।
तो आप निश्चित तौर पर ये भरोसा रखें कि आपका ये शिष्य अगर किसी नेतृत्व में पहुंचेगा तो पहला काम मेरा शिक्षा के जगत में ही होगा। पूरियाखेड़ी के स्कूल का निर्माण में थोड़ा डिले जरूर हुआ, लेकिन हो रहा है, वो इसी कड़ी का हिस्सा है। और मेरी प्राथमिकता शिक्षा पे ही है, क्योंकि जीवन में अगर अपन किसी को पैसा देंगे तो खत्म हो जाएगा, और किसी को एजुकेटेड कर देंगे तो वो कभी खत्म नहीं होगा। और मुझे मेरे गुरुजनों ने एजुकेटेड किया, उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस अवसर पर आपने बुलाया और बुला के जो सम्मान दिया उसके लिए आपका बहुत दिल से आभार। और आपका आशीर्वाद हमेशा इस स्टूडेंट के ऊपर रखना। तो निश्चित तौर पे आप जहाँ पे भी जो आपकी बात बताएंगे, चाहे शिक्षक मेरे भाई भी होंगे तो वो शिक्षक ही होते हैं, चाहे मेरे पिता तुल्य विराजमान है तो वो भी शिक्षक है, लेकिन जीवन में हम आपके साथ कभी भी आप जो आदेश करेंगे उसके आदेश की पालना के लिए हमेशा सदैव तैयार रहेंगे। भारत माता की। प्रधानाचार्य वर्णी से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, आपका उत्कृष्ट सेवा करना रहा है, इसलिए उपशाखा वल्लभनगर आपको इस अवसर पर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। श्रीमान जगदीश जी चौबीसा, अध्यापक रुंडेड़ा से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। श्रीमान जगदीश जी चौबीसा। जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत, अभिनंदन, सम्मान। आप शिक्षा क्षेत्र में सेवानिवृत्त विद्यालय से हुए हैं, बाकी जीवन में आप अभी लगे रहे। मांगीलाल जी जाट प्रधानाचार्य ताना से सेवानिवृत्त हुए हैं, आप सादर आमंत्रित हैं, आपका ताली बजा करके अभिवादन। बाबूलाल जी कुल में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जमानिया से आपने सेवानिवृत्त ली है। आप सभी सेवानिवृत्त शिक्षक साथियों का उपशाखा वल्लभनगर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करके गौरवान्वित महसूस कर रही है। और इस मंच से आपको सम्मानित करते हुए हम बहुत प्रसन्नचित हैं। रोडीलाल जी कुमार प्रधानाध्यापक, पीछे बेटा। प्रजापत, मैं आमंत्रित करता हूँ पुरुषोत्तम जी और गोस्वामी जी प्रधानाध्यापक शंभुपुरा से सेवानिवृत्त हुए आप। गिरजा शंकर जी आमेटा साहब, गिरजा शंकर जी आमेटा साहब पूरियाखेड़ी अध्यापक, आपकी इस सेवानिवृत्ति पर यह उपशाखा सम्मान करते हुए गौरवान्वित है। प्रभास शंकर जी आमेटा साहब, प्रताप जी जाट, प्रभास शंकर जी आमेटा साहब प्रधानाचार्य कर्मपुर से सेवानिवृत्त हुए हैं, आपका भी इधर पता नहीं सर, इधर पता नहीं, इधर पता नहीं, प्रताप जी जाट, वरिष्ठ अध्यापक तारावर से आपने सेवानिवृत्ति ली है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। नेमीचंद जी सरगरा, पुस्तकालय अध्यक्ष नेमीचंद जी सरगरा साहब, पुस्तकालय अध्यक्ष वल्लभनगर से सेवानिवृत्ति ली है, आपका अभिनंदन, स्वागत। चंद्रकांता जी खरवर, वरिष्ठ अध्यापक गालोली, चंद्रकांता जी, चंदन जी ठाकर व्याख्याता चंदन जी वल्लभनगर से, तुलसीराम जी जावत, वरिष्ठ अध्यापक पाठेड़ा, व्याख्याता है तुलसीराम जी ने व्याख्याता पद से सेवानिवृत्ति दी है, आपका पाठेड़ा से बहुत बहुत अभिनंदन। विजय लक्ष्मी जी
माली अध्यापक बालाथल। उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए हमारे इस अवसर पर शिक्षक साथियों को ये उषा सम्मानित कर गौरवान्वित हो रही है। लक्ष्मीलाल जी जमना, प्रधानाध्यापक क्वालिटी एजुकेशन बल्लभनगर। लक्ष्मीलाल जी जमना साहब। इसके बाद परमेश्वरी बगड़िया जी आगे आ जाए। परमेश्वरी बगड़िया जी। अनिल राघवत जी। अनिल जी राघवत। परमेश्वरी जी बगड़िया, शारीरिक शिक्षक रणछोड़पुरा। आपका भी इस अवसर पर उत्कृष्ट सेवा कार्य शिक्षक के रूप में स्वागत अभिनंदन। अनिल जी राघवत, व्याख्याता पुरियाखेड़ी। अनिता जोशी जी, अध्यापिका दमानिया। उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में दूसरा चरण है ये। मंगल कुमार जी जैन, वरिष्ठ अध्यापक घोपड़ी। मंगल कुमार जी जैन जो स्वयं संचालन कर रहे हैं, ये सर जोरदार तालियां इनके लिए एक बार। नेक्स्ट में मंगल कुमार जी जैन। नेक्स्ट ललित कुमार जी प्रजापत, वरिष्ठ अध्यापक पुरियाखेड़ी। ललित कुमार जी प्रजापत। हरीश जी सुतार, भूतपूर्व अध्यक्ष 57। ईश्वरलाल तोमावत जी, मौड़ी, व्याख्याता। ईश्वर अशोक कुमार जी, प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय वल्लभनगर। अशोक कुमार जी। हेमंत जी मेनरिया, प्रधानाचार्य, महाराज की खेड़ी। हेमंत जी मेनरिया सर। हेमंत जी मेनरिया से मैं निवेदन है कि वो एक बार मंच पर बता जाए। पीओ महाराज की गली, हेमंत जी मेनरिया। जगदीश जी जाट, उप प्राचार्य दमानिया। आपका इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हेमलता जी आमेटा, अध्यापिका दमानिया। हेमलता जी। विजय बोहरा जी, वरिष्ठ अध्यापक करणपुर। जगदीश जी टेलर, दमानिया। जगदीश जी आगे आगे। हेमंत जी मेनारे साहब, प्रधानाचार्य, महाराज की खेड़ी। आप हमारे युवा साथी हैं, कार्यकर्ता हैं और बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आपका शिक्षा सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगठन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भूपेंद्र जी आमेटा, प्रधानाचार्य, खेरोदा। चेतना पुजारी जी, प्रधानाचार्य, बालाथल। चेतना पुजारी जी। जगन्नाथ जी नागदा साहब, प्रधानाध्यापक भटेपर। रेखा जी आमेटा, अध्यापिका करणपुर। छगन जी जाट साहब, प्रधानाध्यापक माणिकपुरा। रेखा जी का अभी ये रिटायरमेंट नहीं हुई।
वल्लभनगर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान दुष्यंत जी नागदा साहब, दुष्यंत जी नागदा साहब, श्रीमान किशन जी मैनारिया साहब, प्रधानाचार्य करसान, इसी अवसर पर मैं रोशन जी सरगरा रुंडेडा उप प्राचार्य उप प्रधानाचार्य रोशन जी सरगरा, अब मैं इसी क्रम को यहीं नहीं विराम में देना है, इसको पूरी कर लेते हैं। इस उप शाखा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं दोनों, जिनके बदौलत सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा, लेकिन कोई विशेष रोल किन्हीं का रहता है तब कार्यक्रम आगे बढ़ता है। तो उप शाखा हरिप्रसाद जी और मंत्री कमलेश जी दोनों पधारे होंगे। आपका मुद्रा और उपरलय द्वारा स्वागत। अध्यक्ष महोदय परिस्थिति का पूरे इकाई की तरफ से साफा आदरणीय मैनेजर साहब, प्रधानाचार्य जी हरिप्रसाद जी चौबी सर और हमारे कमलेश जी, ये एक ऐसी नींव की ईंट है जो भी वल्लभनगर उप शाखा की जो सदस्यता है उसको जो पिछले साल की तुलना में लगभग 2.5 गुना बढ़ाया। तो गंभूरा तो सभी देखते हैं, लेकिन इसके पीछे जो नींव की ईंट होती, प्रथम ईंट हरिप्रसाद जी और कमलेश जी ने लगभग हर विद्यालय में संपर्क करके सदस्यता की है। ये इस सम्मान में वल्लभनगर उप शाखा की तरफ से इनको साफा पहना करके स्वागत किया जा रहा है। हरिप्रसाद जी चौबीसा और कमलेश जी वैरागी, ये दोनों इस उप शाखा के नींव की ईंट है दोनों के। शिक्षक हित के लिए बहुत जरूरी होता है और आपने इस में अपना योगदान दिया और जिस हिम्मत से इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाने की पूरी कोशिश की और ये कार्यक्रम सफल होगा, इसके लिए आपका समारोह में जोरदार स्वागत, अभिनंदन। कमलेश जी सर्टिफिकेट बोलो, मेडल भी ले लो। अरे वो पड़ी गया। हमारे सम्मानित अतिथिगण और समस्त शिक्षक साथियों, बहनों, ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और कम समय में इसको आयोजित किया गया। इसके लिए मैं पूरी कार्यकारिणी को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ और जो अतिथि है उन्होंने भी अपना समय निकाल करके जो इस कार्यक्रम में पधारे, आप सबका अभिनंदन, स्वागत। और इस कार्यक्रम में जिसका भी अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सहयोग है उसके लिए मैं कार्यकारिणी की ओर से इसको सम्मानित अभिनंदन करता हूँ। अब स्काउट गाइड के विभाग सचिव हैं
छगन जी फोटो लेना चाहिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जोरदार ताली बजा करके आपका अभिनंदन करें। अब एक कार्यक्रम का एक अंतिम चरण और है। ये भारतीय संस्कृति संवर्धन जो हमारे भारतीय संयोजक है महिपाल सिंह जी, हम गए झाला साहब के पास और हमारी भावना थी कि भाई हमें 1 लाख रुपए दे, लेकिन हमें जब हम झाला साहब के पास गए तो इन्होंने अपने मन से कह दिया 1 लाख रुपए मेरी तरफ से और धनजी आप सोच के बता रहे थे। बिल्कुल, हमने 1 लाख रुपए हमारे मन में था। इसका मतलब वीरेंद्र शास्त्री जी का असर आ रहा है।